गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग ग्लोबलाइजेशन देख रहे थे, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में हमने वैश्वीकरण क्या है इसको देखा था। ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है, इम्पैक्ट है, इसको देखा था। और इसी संदर्भ में कुछ और बातें करनी है। कल हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन का संस्कृति पर प्रभाव, खासकर आर्ट फॉर्म पे प्रभाव। वैश्वीकरण का कला रूप पर प्रभाव, वैश्वीकरण का कला रूपों पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आर्ट फॉर्म्स। कला रूप, कलाओं के कई रूप हैं। उसको दो बड़े डिवीजन में हम लोग बांट के देखते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी प्रदर्शनकारी कलाएं, विजुअल आर्ट यानी दृश्य कलाएं। परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब है जिसमें आपको डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पपेट, कठपुतली, नृत्य, संगीत, हमने कहा कि नाटक, कठपुतली, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स है। और विजुअल आर्ट्स में है जो दिखाई दे, पेंटिंग, चित्रकला, स्कल्पचर, मूर्तिकला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, ये चीज। वैश्वीकरण ने आज हमारे जीवन के हर पहलू को टच किया है। कोई ऐसा हमारा सामाजिक तौर तरीका या सांस्कृतिक तौर तरीका नहीं है जिस पर ग्लोबलाइजेशन का एक प्रभाव ना हो, चाहे वो अच्छे रूप में हो और बुरे रूप में हो, दोनों रूप में। यहाँ तक कि हमने कहा कि कोई एक प्रभाव है ही नहीं, हमेशा हर जगह ये दोनों प्रभाव हैं। सामाजिक जीवन में हमने अनेक बातें की कि परिवार पे, है ना, महिलाओं पर, वृद्धों पर, बच्चों पर बहुत सारे सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव हैं। इसी प्रकार संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर जब आप लोग देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन के ऐसे बहुत सारे सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव, पॉजिटिव निगेटिव, दिखेंगे। आज की दुनिया यही है और इसको आप डेली लाइफ में देखेंगे तो उसको आप महसूस करेंगे, सीधी सी बात। अब इसमें से किसी भी एक पे उठा के आपसे क्वेश्चन बन सकता है, दोनों को जोड़ करके उठा के आपको सवाल बन सकता है, ये ध्यान में रहे। तो अगला जो हेडिंग होगा, मेनली किसी एक को पहले कर लेते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, है ना। तो मेन हेडिंग दे लेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स पर वैश्वीकरण का प्रभाव, प्रदर्शनकारी कलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव। फिर से वही बात आएगी, इस पर पहले विचार कर। हमने कहा प्रदर्शनकारी कला में आता है नृत्य, संगीत, नाटक, कठपुतली जैसी कलाएं जो प्रदर्शन की जाती हैं। अब इनके ऊपर प्रभाव देखें हैं तो सबसे पहले तो आप लोग कुछ विजुअलाइज करें, कुछ बातों को समझें। अपने देश में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, प्रदर्शनकारी कला, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पपेट्स वगैरह बहुत ही एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा। प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आज आधुनिक काल में। आज अपने देश में बहुत सारे नृत्य संगीत के कई सारे ऐसे गायन और वादन के तरीके हैं
जो आज से हजारों साल से अपने देश में लोग मानते आ रहे हैं, और इसकी जड़ें हड़प्पा सभ्यता तक जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता को जब आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो देखेंगे उस दौर में लोग नृत्य संगीत करते थे। खुदाई से एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। वेदों को जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें नृत्य संगीत के तमाम जो कि है साक्ष्य मिलेंगे, और एक वेद अथर्ववेद बेसिकली म्यूजिक और डांस पर डेडिकेटेड था। लोग उसमें यज्ञ करते थे और जो कि है गायन वादन करते थे, और एक गायन शैली का विशिष्ट प्रकार है देखेंगे, और वो सब उस समय से ही प्रचलित है और आज भी चल रहा है। समय के साथ अपने देश में बहुत सारे म्यूजिक के तौर तरीके विकसित हुए, और ज़्यादातर मुख्य रूप से जो म्यूजिक है वो आध्यात्मिक म्यूजिक का प्रकार था। हालांकि मनोरंजन करने के लिए भी लोग नृत्य करते थे, म्यूजिक करते थे। इस विषय पर बहुत सारे शास्त्र भी लिखे गए हैं भारत में कि संगीत नृत्य करना चाहिए तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उसका एक नियम है, कायदे कानून के अनुसार परफॉर्म करना चाहिए। कई सारी किताबें लिखी गई हैं, और संगीत नृत्य पे अगर सबसे पहली अगर आप किताब देखेंगे तो वो है अथर्ववेद, जिसमें भारत में संगीत नृत्य वादन करने के तौर तरीके बताए गए हैं। आगे के दिनों में इस विषय पर, संगीत नृत्य पर सबसे बेहतर जो किताब थी वो थी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। एक किताब है नाट्य शास्त्र, जिसके लेखक मिलते हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र ये किताब का नाम है, और इसके राइटर हैं भरत मुनि। हमने कहा कि नाट्य शास्त्र से भी और पहले जाएंगे अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद जो है ये आपको जो कि है मिलेगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक, संगीत और नृत्य कैसे किया जाना चाहिए, उसके क्या तरीके होने चाहिए, इन बातों पर बड़ा बल दिया। और उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि वह नियम एक क्लासिकल उदाहरण बन गया, और आने वाले हजारों साल तक उसको लोग मानते रहे। आज भी जो अपने देश में शास्त्रीय नृत्य संगीत होता है, आज से हजारों साल पहले, लगभग 2500 साल पहले जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जिन नियमों का उल्लेख किया था, आज भी उन नियमों का पालन किया जाता है। तो हमारा जो संगीत नृत्य की परंपरा है बड़ा रिच है, साउंड है, और हमने कहा कि आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले जो सबसे पहले शुरुआती परंपरा थी, वहां से लेके बहुत सारी चीजें समय के साथ जुड़ती चली गई, और आज तक वो बनी हुई हैं, और उसमें गहराई है, उसमें देखेंगे नियम है, उसमें वैज्ञानिकता है, उसमें हमारी एक वर्षों से हमारे पूर्वजों ने नृत्य संगीत गढ़ने में जो साधना और जो रचनात्मकता और जो कौशल विकसित किया, उस कौशल, रचनात्मकता, साधना और तकनीकी का प्रदर्शन होता है, देखेंगे आप। तो जो भारतीय नृत्य संगीत है, हमने कहा कि काफी समृद्ध है, काफी प्राचीन है, हजारों वर्ष से चला आ रहा है, जो क्लासिकल प्रकार का नृत्य संगीत है। लेकिन हाल के दिनों में देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे जो नृत्य संगीत की परंपराएं हैं, तौर तरीके हैं, उन पर कई सारा आपको निगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। तो यह भी है कि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखेगा। अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें प्रदर्शनकारी कलाओं पर, तो कुछ बातें आपको दिखेंगी। आज के दौर में याद करिए कि कोई कला है, स्किल है, इंटरेस्ट वाली चीजें हैं या मनोरंजन वाली चीजें हैं, तो उनको वैश्विक मंचों पर जो कि तुरंत अवसर मिल जाता है, खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा जो प्रदर्शनकारी कला है, अपना देसी संगीत नृत्य की चीजें, वो विदेशी मंचों पर उनका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ है। तो इंडियन कलाओं का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रसार हुआ है, वैश्विक जो कि है स्तर पर उनके, है ना, प्रसार को जो बढ़ावा मिला है वो अपने लिए अच्छा रहा। तो एक ये सकारात्मक प्रभाव है। दूसरा, इसके अलावा देखेंगे आप लोग तो साथ ही साथ इसका बहुत सारे जो लोग, जो कलाकार हैं, जो देसी कलाकार हैं, उनको इससे क्या हुआ है, रोजगार भी मिला है।
तो आप देखेंगे बहुत सारे अपने ही देश में लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में जाते हैं, संगीत समारोहों में जाते हैं, वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं तो उनको रोजगार मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है, विदेशी मुद्रा की भी कमाई होती है। तो प्रदर्शनकारी कला से हमने कहा कि एक तो वैश्विक मंच पर उसका प्रसार हुआ, दोनों माध्यम से, संस्थागत माध्यम से भी कई सारे बड़े बड़े जो कि प्रदर्शनी आयोजित की जाती है वहाँ भी, और साथ साथ हमने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म हो गया या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से। दूसरी चीज आप लोग देखेंगे कि आज का दौर क्या है, फ्यूजन का दौर है। हमने फ्यूजन के उदाहरण कल आप लोगों को बताया था कि आज कैसे खान पान की आदतों में भी फ्यूजन आया है। कि भारतीय, आप लोग मार्केट में घूमेंगे तो चाट की दुकान होता है, उसमें आलू टिक्की सब लोग आप खाए होंगे। तो आलू टिक्की का जो व्यंजन है वो भारतीय है, जो स्वाद है। लेकिन देखेंगे कि बहुत सारे जो मैकडोनाल्ड की जो शॉप हैं, जो अमेरिकी जो फूड चेन है भारत में, वहाँ आप जाएंगे तो बर्गर के साथ टिक्की मिलेगा। पिज्ज़ा के दुकानों में जाएंगे तो पिज्ज़ा के साथ जो कि टिक्का मिलेगा, टिक्की मिलेगा। यानी पश्चिमी खाद्य पदार्थ और भारतीय खाद्य पदार्थ को जोड़ के एक नया खाद्य वैरायटी खाने का एक नया आइटम आ गया है, इसको फ्यूजन फूड बोलते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि ये फ्यूजन आपको संगीत नृत्य में भी दिखेगा, और विदेशी धुन देसी धुन मिल के एक नए प्रकार के इनोवेशन, नई रचनात्मकता आपको कई बार दिखेगी। और खासकर देखेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत आप लोग सुने होंगे, 8 शास्त्रीय संगीत अपने देश में मुख्य रूप से अभी तक माने जाते हैं, जिसमें भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, मणिपुरी है, यही सब पढ़ते हैं आप। अब उसमें देखेंगे कई शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत, और खासकर जो पश्चिम के अभी वेस्टर्न पॉप सॉन्ग है, जैज है, इनके बीच हाल में अपना समावेशन हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि जो पश्चिमी जो संगीत है, खासकर शास्त्रीय संगीत के साथ, अपने शास्त्रीय संगीत के साथ जो वेस्टर्न जैज म्यूजिक है, वो जो कि है का समावेश होकर के एक नया चीज लोगों ने बनाया है। इसी प्रकार देखेंगे जो कथक है, कथक आप लोग प्रदर्शन करने वाले को देखेंगे, जो कथक के कलाकार होते हैं वो गोल गोल घूम के प्रदर्शन करते हैं। नॉर्थ इंडिया में कथक का मुख्य रूप से प्रदर्शन होता रहा है। कलाकार घुटने तक घुंघरू बांधे होते हैं। महिलाएं जो है एक जो चोली और लहंगा जो कि पहनी होती हैं, पुरुष कुर्ता और धोती पहने होते हैं, और उसमें गोल गोल घूम करके कथक में प्रदर्शन करता है। कथक का अर्थ ही होता है कथाओं का प्रदर्शन, जिसमें कथा कहा जाता है और उसी कथा के शैली में घूम घूम डांस किया जाता है। हाल में कथक और कंटेम्प्रोरी बीट्स को जोड़ने की एक प्रवृत्ति आई है, ये है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसके साथ जो वेस्टर्न है उसके तौर तरीकों का समावेश हुआ है, और उसमें नई रोचकता, नए प्रकार के जो कि है उसमें ह्यूमर इत्यादि आए हैं, और ये सब चीजें अच्छा है। दूसरा आप देखेंगे कई सारे ऐसी लोक कलाएं हैं स्थानीय स्तर का, जिनको वैश्विक मंचों पर प्रदर्शन हुआ है, हाल के दिनों में मौका मिला है। उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है राजस्थान का मंगड़ियार गायन। राजस्थान में एक मंगड़ियारों का जो गायन रहा है, उसको कई जगह वैश्विक मंचों पर जगह मिला है। मणिपुर के इलाके में नट संकीर्तन होता है। नट कलाकार होते थे, संकीर्तन हरे रामा हरे कृष्णा याद करिए करते हुए लोग। आज देखेंगे कि जो रसिया है वहां पर एक आबादी कृष्ण भक्त है, और उनको इस्कॉन ग्रुप के तहत हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए दिख जाएंगे। अभी बांग्लादेश में क्राइसिस आया हुआ था, तो देखेंगे उधर इस्कॉन वाले थे, उनके ऊपर उन्होंने है ना हमले वगैरह भी हुए थे। तो आप देखेंगे वो सब बेसिकली क्या है, हरे रामा हरे कृष्णा जो संकीर्तन करते हैं विदेशी लोग, वो अपना देसी संस्कृति है, उसको लोगों ने अपनाया है। तो ये सब है कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव है कि नहीं। लेकिन आप लोग देखेंगे इसमें एक नकारात्मक प्रभाव भी आपको दिखेगा। नकारात्मक प्रभाव खासकर कब दिखेगा कि आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो म्यूजिक डांस ड्रामा जो है उसकी एक अपनी मौलिकता है, उसकी एक अपनी निजी विशेषता है, गहराई है। तो कई बार क्या है कि उसको महत्व नहीं मिलता है, और जो हमारा जो मूल स्वरूप है वो क्षरण होता है कि कथक को करना है एक विशेष ढंग से,
लेकिन उसमें भांगड़ा, पॉप म्यूजिक और वेस्टर्न तरीका घुसा दिया। तो ऐसी स्थिति में जो मौलिकता है उसका क्षरण होगा कि जब आपके ओरिजिनल तौर तरीके के साथ वेस्टर्न जो कि तरीके को जबरदस्ती लागू किया जाए या उसके आधार पर उसके शैली को, है ना, इधर उधर किया जाए, तो उसका मूल स्वरूप नष्ट होता है, इरोजन होता है उसमें। ये चीज है। दूसरा इसके अलावा क्या है कि आज के दौर में याद करिए, ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या है, जो वेस्टर्न चीजें हैं उनका डोमिनेंस है। खान पान में ही देख लीजिए, वेस्टर्न चीजें कितनी डोमिनेट करती हैं। लोग जब बाहर निकल के खाना पीने जाते हैं तो देसी खाने की जगह, है ना, जो वेस्टर्न फूड्स है उसी को ज़्यादा वेटेज देते हैं। कपड़ा पहनने में आप देखिए कि लोगों को जो कॉन्फिडेंस देसी कपड़ा पहनने में नहीं आता है, लेकिन विदेशी कपड़ा में देखिए कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। धोती कुर्ता पहनने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जीन्स को फाड़ लेने पे, है ना, और जो कि रिबन का चश्मा लगाने पे लगेगा जैसे वो कितने जो कि कल्चरल हैं, कितने सिविलाइज्ड हैं, मॉडर्न हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न चीज़ें हमारे, है ना, इंडिजीनियस चीज़ों पर प्रभाव डालने लगती हैं। तो वही हुआ है प्रदर्शनकारी कलाओं पे कि आज देखेंगे कि जो वेस्टर्न संगीत है, वेस्टर्न डांस है, म्यूजिक है, उसके बनिस्पत, उसके तुलना में जब हम कंपेयर करते हैं तो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स अपना है वो दब जाता है ग्लोबलाइजेशन के दौर में। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट है ये चीज़ें। तो इसके अलावा क्या है और भी है कि अब क्या है कि आज के दौर में जो वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हर चीज को क्या है, मार्केट के आधार पर तौलता है और देखता है। आज कलाओं का व्यवसायीकरण, बाजारीकरण हुआ है। अब देखेंगे अपने देश में डांस, ड्रामा, म्यूजिक जैसे जो ट्रेडिशन है वह प्रॉफिट मेकिंग व्यू से कभी हुए ही नहीं कि कला को बेचकर लाभ कमाना है। हाँ ठीक है, कलाकारों को राजा महाराजा या मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पर संरक्षण मिलता था तो उनका रोजी रोटी चलता था, लेकिन कला के सृजन के उनका पीछे उनका जो अप्रोच था वो कमर्शियल नहीं होता था। अपने यहाँ इसको लेकर के शास्त्रों में टर्म आता है आर्ट फॉर आर्ट, कला के लिए कला, यानी कला आनंद का विषय वस्तु है, अध्यात्म का विषय वस्तु है, ये है। तो कला को सामाजिक मनोरंजन, समाज के लिए, अध्यात्म और जो कि है अंतर ध्यान इत्यादि के उद्देश्य से बनाया गया। तभी अपने यहां देख रहे हैं ईश्वर की आराधना करना है तो बीच में म्यूजिक ला दिए बजाते हुए, ताकि उस म्यूजिक के माध्यम से ईश्वर से ना एकाकार हो जाए, ध्यान हमारा लगे। हमारे यहाँ ये बेचने के लिए नहीं था ये चीज। कला का मतलब है आनंद, भीतर से खुशी प्राप्त करना। तो ये जो अप्रोच है अब वो नहीं है, बल्कि अब बाजारीकरण हो गया, व्यवसायीकरण हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भारतीय कलाएं हैं उनको नुकसान पहुंचता है। और एक खास कर है कल्चरल होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया, सांस्कृतिक समरूपता, कि जितने स्वदेशी चीजें हैं, स्थानीय चीजें हैं, वे सब क्या है वेस्टर्न तौर तरीके और वेस्टर्न म्यूजिक में के ही खांचे में बांध दी जा रही हैं। तो जो वेस्टर्न जो तरीके हैं वो हावी हो जाते हैं। तो यही है परफॉर्मिंग आर्ट्स पर प्रभाव। तो जब परफॉर्मिंग आर्ट्स पर प्रभाव देखेंगे तो हमने कहा कि 4-5 पॉइंट आपको उसके सकारात्मक होने चाहिए, तो 4-5 पॉइंट इसके नकारात्मक भी होने चाहिए, है ना, ये चीज है। तो इसमें एक पहले इंट्रो लिख लेंगे 2 लाइन का चाहे तो, और फिर उस पर जो कि है उसमें हम राइट डाउन कर लेते हैं। ये है 2 लाइन का एक इंट्रो लिख लेंगे। प्रदर्शनकारी कलाएं, प्रदर्शनकारी कलाएं ब्रैकेट में नृत्य, संगीत, रंगमंच, कठपुतली। प्रदर्शनकारी कलाएं ब्रैकेट में नृत्य, संगीत, रंगमंच, कठपुतली, लोकगीत, नृत्य, संगीत, रंगमंच, कठपुतली, लोकगीत आदि, ब्रैकेट क्लोज। तो पूरा हो जाएगा। प्रदर्शनकारी कलाएं किसी भी संस्कृति की जीवंत आत्मा होती है, किसी भी संस्कृति की जीवंत आत्मा होती है।
वैश्वीकरण के दौर में इन पर अनेक प्रभाव या वैश्वीकरण ने इनको अनेक तरीके से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने इनको अनेक तरीके से प्रभावित किया है। सीधे हो गया, अनेक तरीके से प्रभावित किया है। पहला सब हेडिंग दे लेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट, सकारात्मक प्रभाव। पॉजिटिव इंपैक्ट, सकारात्मक प्रभाव। हमने कहा कि 4-5 पॉइंट पॉजिटिव, 4-5 पॉइंट निगेटिव, ये ध्यान में रखना है। पॉइंट वाइज नंबर 1 कर लेंगे। वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान एवं प्रसार को बढ़ावा मिला है। पहचान एवं प्रसार को बढ़ावा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सवों में, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सवों में भारत की नृत्य और संगीत परंपरा, भारत के नृत्य एवं संगीत को सम्मान के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों एवं मंचों पर भारत की संगीत एवं नृत्य को सम्मान के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इससे भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर, इससे भारत के सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर, ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में, सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिलता है। दूसरा पॉइंट, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने, नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भारत के प्रदर्शनकारी कलाओं को, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भारत के प्रदर्शनकारी कलाओं को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य किया है। वैश्विक दर्शकों, ग्लोबल जो ऑडियंस है, वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। दर्शक, देखने वाले, है ना। इस प्रक्रिया में स्थानीय गुमनाम एवं गुमनाम कलाकारों, इस प्रक्रिया में स्थानीय एवं गुमनाम कलाकारों को भी महत्व मिला है। अगला, वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों को मिलाकर, सांस्कृतिक संलयन,
सिंक्रेटिज्म, सांस्कृतिक संलयन को जन्म दिया है, को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों को मिलाकर सांस्कृतिक संलयन को बढ़ावा दिया है। जैसे शास्त्रीय संगीत में जैज का समावेश, जैसे लिख दिए हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत में जैज का समावेश। जैज जो है वेस्टर्न जो है म्यूजिक का प्रकार है, और शास्त्रीय संगीत जोड़ के एक नया फ्यूजन आपको देखने के लिए मिलेगा। शास्त्रीय संगीत में जैज का समावेश। कथक में कंटेम्प्रोरी मूवमेंट्स, कथक कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स इन कथक, कथक में समकालीन मूवमेंट को शामिल करना, कथक में समकालीन मूवमेंट, समकालीन मूवमेंट। लोक नृत्य और वेस्टर्न बीट्स, लोक नृत्य एवं वेस्टर्न बीट्स आदि का संयोजन, लोक नृत्य एवं वेस्टर्न बीट आदि का संयोजन। बीट्स, ये वाला बीट्स, गाने का जो बीट्स होता है, बीट्स का संयोजन, है ना। हाँ, यही है। एक लाइन और लिख लेंगे, हाँ, लास्ट पॉइंट कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति वर्कशॉप, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्सेज आदि के माध्यम से, आदि के माध्यम से भारतीय कलाकारों को रोजगार एवं आय में वृद्धि हुई है। भारतीय कलाकारों को रोजगार एवं आय में वृद्धि हुई है। आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये चीज तो ये है वैश्वीकरण का भारत की जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उस पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट। मेरे ख्याल से 4-5-6 आपने लिखा, उसमें बातें स्पष्ट हैं। क्लास में ही बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए, तैयार हो जाने चाहिए पॉइंट। ठीक है, हमने कहा कि 4-5 पॉइंट देखें। तो एक तो ये है कि हमारे अपने जो स्वदेशी जो कला संस्कृति, वो नृत्य संगीत की परंपरा है, उसको विश्व में प्रसार हुआ है क्योंकि मंच मिले हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया जाता है, साथ साथ ओटीटी और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हमने अभी अभी लास्ट पॉइंट लिखा था कि रोजगार मिला ऐसे कलाकारों को। दूसरा ये है कि हमारा वाला कुछ लेके, उधर वाला कुछ लेके, नए फ्यूजन, नए रूप आ गए हैं, वो भी ठीक है ना। विविधता अगर आ रही है, स्वागत है, हाँ, बशर्ते की जो है ओरिजिनलिटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे इसमें बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो अगला है नकारात्मक प्रभाव। अब नकारात्मक प्रभावों को सोचिए तो जैसा हमने आपको उदाहरण दिया, सबसे पहले तो अप्रोच लगाइए। याद होना चाहिए कि हमने आप सबसे कहा था कि वैश्वीकरण के दौर में क्या है, जो पश्चिम की चीजें हैं वो ज्यादा ही प्रभावी हैं, उनके आगे बहुत सारे देसी चीजें दब जाती हैं, फीकी पड़ती हैं, या उनको लोग थोड़ा सा बाद में महत्व देते हैं। पहले लोगों में आजकल प्रचलन बड़ा है हर वेस्टर्न चीज को ज्यादा महत्व देना, और इसका हम आप उदाहरण है, और हम आप भी आदी हैं। जो मदा आपको वुडलैंड का जूता पहन के, नाइके का जूता पहन के घूमने में मजा मिलेगा, वो देसी स्लीपर जूता पहन में तो नहीं मजा मिलेगा। जो विदेशी कपड़ा पहन के मजा आता है वो देसी में नहीं आएगा। यही चीज इस पे भी। अब
बहुत से जो वेस्टर्न पॉप सॉन्ग हैं, पॉप म्यूजिक है, जैज है, इसको लोग ज़्यादा चाव से देखते सुनते हैं। और कई सारे हमारी जो लोक कलाएं हैं समय के साथ, जो कि ये देखेंगे अब उनको सुनने वाले देखने वाले बहुत कम रह गए हैं, जिसके कई उदाहरण हैं। जैसे देखेंगे अपने यहाँ नट जाति का पारंपरिक उदाहरण, जो असम जैसा इलाका, जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है असम, और असम में ट्रेडिशनल कल्चर को लेके हमेशा लोग सेंसिटिव रहे हैं। वहाँ भी जो उनका जो बाउल नृत्य है अब उसमें कमी आई है। कि इसी प्रकार से जो नागा जनजातियों की जो परंपराएं हैं उनमें क्षरण हो रहा है, और जो नई पीढ़ी के नागा लड़के आ रहे हैं वो अपने जनजातीय म्यूजिक की जगह वेस्टर्न पॉप सॉन्ग को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वैश्वीकरण के दौर में जो हमारे जो स्थानीय लोक संस्कृति के बहुत सारे जो तत्व हैं उनकी उपेक्षा हुई, ये चीज। तो उसी में पहला पॉइंट ले बना लेंगे, स्थानीय एवं लोक संस्कृति के अनेक स्थानीय एवं लोक संस्कृति के अनेक नृत्य एवं गायन शैलियों, अनेक नृत्य एवं गायन शैलियों की उपेक्षा हुई है। वैश्विक संस्कृति या पाश्चात्य संगीत नृत्य के आगे, पाश्चात्य संगीत नृत्य के आगे अनेक आदिवासी कलाएं, अनेक आदिवासी कलाओं, पाश्चात्य संगीत के आगे अनेक आदिवासी कलाओं को या आदिवासी कलाओं के महत्व में कमी आई है, आदिवासी कलाओं के महत्व में कमी आई है। जैसे नट नृत्य, नट नृत्य ये लिख लेंगे, बाउल गायकी, ये बाउल सॉन्ग लिख दिया है, बाउल गायकी, नागा जनजाति के या नागा नृत्य, नागा नृत्य अब विलुप्ति के कगार पर है, नागा नृत्य अब विलुप्ति के कगार पर है। तो ये है ना। अगला, भारतीय संगीत नृत्य को, भारतीय संगीत नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के अपेक्षा के अनुरूप, भारतीय संगीत नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के अपेक्षा के अनुरूप, भारतीय दर्शकों अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य संगीत को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के अपेक्षा के अनुरूप ढालने के क्रम में, अनुरूप ढालने के क्रम में रचनात्मकता, रचनात्मकता, मौलिकता, रचनात्मकता को काट के लिख लीजिएगा, काट दीजिए, है ना। ढालने के क्रम में मौलिकता एवं गहराई, मौलिकता एवं गहराई का ह्रास होता है, नुकसान होता है, गहराई का ह्रास होता है। जैसे कथक या भारतनाट्यम को, जैसे कथक या भरतनाट्यम को स्पीड डांस के रूप में प्रस्तुत करना,
जैसे कथक एवं भरतनाट्यम को स्पीड डांस के रूप में प्रस्तुत करना, है ना। कथक एवं भरतनाट्यम को स्पीड डांस के रूप में, यार सुन लीजिए, कभी आप कथक और भरतनाट्यम देखेंगे यूट्यूब पे, अभी देखिए, तो कथक और भरतनाट्यम में क्या होता है, उनका एक नियम है और वो धीरे धीरे प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में तो याद कीजिए कि तुरंत जो कि है म्यूजिक बजाना, तुरंत उछलना कूदना चालू हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ एक नॉर्मल चीज को, अब जैसे वो ऐसे ही करिए कि 5 दिन का टेस्ट खेला जाता है और 5 दिन 2020 स्टाइल में जो कि है लोग खेलने लगे, तो क्या होगा, न टेस्ट रहेगा न 2020। टीमें 5 बार आउट होंगी, 5 बार क्या 10 बार आउट होंगी। तो टेस्ट मैच में एक दिन का जो खेल होता है कितने ओवर का होता है, 90 ओवर, और 2020 20 ओवर, यानी एक दिन में लगभग 5 बार ये लोग आउट होंगे और बनाएंगे। दोनों का अलग अलग है, टेस्ट मैच का एक अपना फ्लेवर है, अपना पोटेंशियल है, 20 का अपना है, तो दोनों का एक दूसरे में घुसाएंगे ये ठीक नहीं है। इसी प्रकार यहाँ है कि जो भारतीय संगीत नृत्य है, अब उसके साथ छेड़छाड़ करके वेस्टर्न चीज को जबरदस्ती घटाएंगे रोचकता बनाने के नाम पे, तो ओरिजिनलिटी, गहराई, डेप्थ, ये नुकसान होगा, और ये भी एक तरीके से ये ठीक नहीं है हमारे लिए। अगला पॉइंट, पाश्चात्य संगीत नृत्य, पाश्चात्य संगीत और नृत्य अधिक आधिपत्य, संगीत एवं नृत्य अधिक आधिपत्य स्थापित करता है। युवाओं में वेस्टर्न डांस जैसे हिप हॉप, जैज, युवाओं में वेस्टर्न डांस जैसे हिप हॉप, जैज, पॉप संगीत, पॉप संगीत आदि के प्रति अधिक आकर्षण बढ़ा है। स्थानीय कला को इनके आगे विशेष महत्व नहीं दिया जाता, स्थानीय कला को इनके आगे विशेष महत्व नहीं दिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, कला अब सौंदर्य, अध्यात्म और ध्यान, कला अब सौंदर्य, अध्यात्म और ध्यान की अभिव्यक्ति न होकर, अध्यात्म और ध्यान की अभिव्यक्ति न होकर वर्तमान में एक प्रोडक्ट बन गई है। बाजारीकरण एवं व्यवसायीकरण, बाजारीकरण एवं व्यवसायीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, बाजारीकरण एवं व्यवसायीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति भारतीय प्रदर्शनकारी कलाओं, बढ़ती प्रवृत्ति भारतीय प्रदर्शनकारी कलाओं
की आत्मा को चोट पहुंचाती है। भारतीय प्रदर्शनकारी कलाओं की आत्मा को चोट पहुंचाती है। लास्ट में लिख लेंगे वैश्वीकरण सांस्कृतिक, लास्ट पॉइंट, वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपीकरण, सांस्कृतिक समरूपीकरण, सांस्कृतिक समरूपीकरण, कल्चरल होमोनेजाइजेशन। वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक समरूपीकरण को बढ़ावा दिया है। भारतीय कला को पाश्चात्य तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। भारतीय कला को पाश्चात्य तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। भारतीय कला को पाश्चात्य तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। पाश्चात्य माने पश्चिमी तरीके, वेस्टर्न, वेस्टर्न तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, इसी को पाश्चात्य बोलेंगे। एक जैसी प्रस्तुति संगीत और पोशाक के कारण, एक जैसी प्रस्तुति संगीत एवं पहनावा या पोशाक, एक जैसी प्रस्तुति संगीत एवं पहनावा के कारण सभी कलाएं एक जैसी लगने लगती हैं। सभी कलाएं एक जैसी लगने लगती हैं। ठीक है, हाँ। तो हमने दोनों देखा। हमने अभी क्या देखा कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, चाहे इंडियन डांस हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, पपेट, इस पर ग्लोबलाइजेशन का दोनों प्रभाव है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। ध्यान में हमने कहा कि 5 पॉइंट आप पॉजिटिव ध्यान रखें, 4-5 पॉइंट निगेटिव ध्यान रखें। तो प्रश्न रहेगा वैसे ही, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन का भारतीय प्रदर्शनकारी कलाओं या भारत के संगीत और नृत्य या परंपरागत भारतीय संगीत नृत्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? सिंपल प्रश्न यही बोल लिख लीजिए, है ना। वैश्वीकरण का भारतीय परंपरागत संगीत एवं नृत्य, वैश्वीकरण का भारतीय परंपरागत संगीत एवं नृत्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? यह कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न हुए हैं? What are the major impact of globalization on Indian traditional music and dance? अगला रहे विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण कीजिए। 100 वर्ड, 100 शब्द लिख लेंगे।
क्यों? आरएस जैसे परीक्षा में ये आता है, इसी को आईएएस परीक्षा में थोड़ा क्रिटिकल बना के पूछा जाएगा। वैश्वीकरण का भारतीय परंपरागत संगीत एवं नृत्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, विश्लेषण कीजिए। What are the impact of globalization on Indian traditional music and dance? Analyze और हमने कहा कि 100 शब्द में। लिख ले जाएंगे, क्यों? संगीत पर और नृत्य पर किसका, वैश्वीकरण का, और प्रभाव, मेनली प्रभाव कुछ विश्लेषण कीजिए। एनालाइज म्यूजिक डांस इम्पैक्ट। हमने हमेशा कहा है कि जब प्रश्न छोटे हो तो इंट्रो नहीं लिखना है, सीधे ये लिखना भी है तो एक लाइन का 10 शब्द, ज्यादा नहीं। इंट्रो अगर आपको लिखना भी है, इंट्रो जो है केवल 10 शब्द में लिखिए, 10 वर्ड्स। बाकी जो इसका मेन बॉडी है वो आपको लिखिए 80 शब्द में। फिर कंक्लूजन भी आपको 10 शब्द में देके निकल जाए। आप तो जान रहे हैं कि वैश्वीकरण का जो इंडियन म्यूजिक एंड डांस है उस पर क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। पूछ ही रहा है कि क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप बताएंगे ना कि दोनों प्रभाव है भाई। वो आपसे सीधे नहीं पूछ रहा है पॉजिटिव ना निगेटिव, क्या प्रभाव में ये बात शामिल है, एक लाइन में कहेंगे ना कि वर्तमान युग वैश्वीकरण का है, भारतीय संगीत नृत्य पर इसके अनेक गहरे प्रभाव। हो गया एक लाइन। या विरोधाभासी प्रभाव, सीधे लिखे कि भारतीय संगीत नृत्य का पर वैश्वीकरण का विरोधाभासी प्रभाव है। इतना करने के बाद पॉजिटिव पॉइंट बना दीजिए, 3-4 पॉइंट लिख लीजिए, निगेटिव बना दीजिए 3-4 पॉइंट लिख लीजिए। देखने वाले को ऊपर से विरोधाभासी दिख जाएगा ना, आगे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। तो आपने ये लिखा, फिर उसके बाद से पॉजिटिव प्रभाव संगीत नृत्य पर, सकारात्मक प्रभाव, बस केवल आप डालेंगे सकारात्मक प्रभाव, पॉइंट चालू। तो बताएंगे कि भाई वैश्विक पहुंच हुई है, विदेशों में इसका प्रसार हुआ है, मंचों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दूसरा चीज़ है कलाकारों को रोजगार वगैरह मिला है। यह भी है कि भारतीय संगीत नृत्य और विदेशी मिल करके नए फ्यूजन को कई सारे मामलों में जन्म दिया है। पहले से प्रस्तुतिकरण और क्या है, मनमोहक हो गया है। अब जो भारतीय संगीत नृत्य हैं उसके साथ देखेंगे आप लेजर शो, उसके साथ बहुत सारे जो कि है आयोजन वगैरह जो किया जाता है उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग, तो इसकी वजह से भारतीय संगीत नृत्य में और निखार आया है, तो पॉजिटिव है। फिर अगला एक हेडिंग दे लेंगे निगेटिव, और निगेटिव में जितने आप पॉइंट लिखे 4-5 वो लिख लीजिएगा। लास्ट में 10 शब्द में कहिए, है ना, सामने देखिए, कंक्लूड जब कीजिए लास्ट में कहिए 10 लाइन में
इस प्रकार 10 शब्द में, 10 लाइन में नहीं, है ना, 10 वर्ड में, कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संगीत नृत्य पर वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। आवश्यकता है ना, कि भारतीय संगीत नृत्य की मौलिकता और रचनात्मकता बनी रहे, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो वैश्विक जो प्रसार है उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा हमेशा कंक्लूजन को, है ना, सकारात्मक अप्रोच के साथ, है ना, एक राय देते हुए लास्ट में आपको करना है। क्लियर है? अब इसी में क्या है, मान लो अगला आता है क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन भारतीय प्रदर्शनकारी कलाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवेल्युएशन of globalization, critically evaluation of impact of globalization, critically evaluate the impact of globalization on Indian performing arts। टू 200 वर्ड। 100 शब्द में हमने क्या कहा, एक लाइन का इंट्रो। सीधे कहिए कि वैश्वीकरण ने अनेक रूपों में प्रभावित किया। 200 शब्द है, यहां भी वैसे ही रहेगा कि भाई पहले इंट्रो रहेगा। अब इंट्रोडक्शन लिख के इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, जो एक लाइन में लिखे वो अपने आप में इंट्रोडक्शन हो गया, ध्यान में रहे। और यहाँ पे क्या है, 200 शब्द है तो क्रिटिकली इवेल्युएशन करने का, तो थोड़ा सा क्या है, इसको वर्ड को बढ़ा देंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप 20 वर्ड में दे सकते हैं, 20 शब्द। फिर वैसे ही बात आएगी बॉडी। जाहिर सी बात है कि बॉडी में आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताएंगे, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे ना। कंक्लूजन में यहां आपसे डिमांड है क्रिटिकली इवेल्युएट करें, है ना, यानी जो पक्ष विपक्ष हैं, अच्छी बातें बुरी बातें, दोनों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित राय देते हुए तब उसको समाप्त करें। तो इंट्रोडक्शन में बताएंगे भाई कि वैश्वीकरण जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। वैश्वीकरण जीवन के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। अनेक तरीके से भाषा बना के दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक पैटर्न होता है। विश्व वैश्वीकरण ने जीवन के लगभग सभी रूपों को प्रभावित किया है। भारत के प्रदर्शनकारी कलाओं पर भी इसका प्रभाव है।
ऐसे कर सकते। यह प्रभाव काफी जटिल और विरोधाभासी है, कुछ मामलों में सकारात्मक है तो कहीं इसका नकारात्मक है। या सीधे और सीधे वैश्वीकरण का प्रदर्शनकारी कलाओं पर जो प्रभाव अनेक जटिल और विविधतापूर्ण विरोधाभासी है, जहां एक और इससे अनेक जो कि है अवसर सृजित हुए हैं, जहां एक और यह अनेक प्रकार का सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। इतना आपने इंट्रोडक्शन में कह दिया और संक्षिप्त हमने किया कि वैश्वीकरण का प्रदर्शनकारी कलाओं पर अनेक प्रभाव हैं। एक और यह अच्छे प्रभाव उत्पन्न करता है तो इसके अनेक नकारात्मक प्रभाव भी हैं। पैराग्राफ चेंज। नेगेटिव इंपैक्ट 5-6 पॉइंट, थोड़ा विश्लेषण करके क्योंकि शब्द ज्यादा है। पॉजिटिव इंपैक्ट 5 पॉइंट, विश्लेषण करते हुए शब्द ज्यादा। अब कंक्लूजन वाले में जो क्रिटिकली इवेल्युएशन कह रहा है उस अप्रोच के अनुसार ना ये करेंगे। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, अंत में कहा जा सकता है, जो भी है। एंड फाइनली वी कैन से कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण दोहरा प्रभाव उत्पन्न करता है। आज की दुनिया वैश्वीकृत दुनिया है जिसे अलग नहीं रहा जा सकता है। ऐसे में आवश्यकता है कि जो वैश्वीकरण के जो बुरे प्रभाव हमारे प्रदर्शनकारी कलाओं पर हो रहा है उसको हम प्रबंधित करें, सीमित करें। हमारी संगीत नृत्य की मौलिकता, रचनात्मकता बनी रहनी चाहिए, साथ ही साथ इसका विश्व में भी प्रचार होना चाहिए। हमें इस प्रकार की रणनीति के साथ काम करना चाहिए। यही है समालोचनात्मक मूल्यांकन। आपने एक अपेक्षित सुझाव दिया समस्या के बीच से, अपना एक आपने क्या है ओपिनियन दिया लास्ट में क्रिटिकली कि भाई हम वैश्वीकरण से दूर नहीं रह सकते, ऐसी मजबूरी है। तो अब जरूरी है कि बुरे प्रभाव को मैनेज करें, अच्छी चीजों को बढ़ावा दें। तो कह सकते हैं लास्ट में हमने कहा वैश्वीकरण से दूर नहीं रहा जा सकता। ऐसे में आवश्यकता है ना कि जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं ऐसा कुछ प्रबंधन किया जाए, रणनीति होनी चाहिए कि हमारी मौलिकता, रचनात्मकता बनी रहे, उनकी गहराई बनी रहे, हमारा भारतीयता बनी रहे, साथ साथ विश्व में भी उसका प्रसार हो ना। इस ध्यान में रहे। क्लियर है? तो जब ये लिखेंगे तो इसका यही अंतर है दोनों में, ध्यान में दीजिएगा। विश्लेषण करने वाले में बाद में इस तरह का आपको विशेष राय नहीं दिए, हालांकि उसको भी उस शैली में लिखे तो कोई बुरा नहीं है। तो जो पीसीएस परीक्षाएं हैं उसमें बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए बहुत उस पर वर्ड की ही डिजाइन ऐसी नहीं रहती है, कम डिमांड होती है। सीधे वो फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन, वर्णन इस पर आधारित होता है। जितना आरएस का परीक्षा है आप देखेंगे, उसका पेपर उठा के देखेंगे तो फैक्ट उठाते रहिए, वर्णन करते रहिए, लिखते रहिए, थोड़ी बहुत कहीं राय दीजिए। यूपीएससी परीक्षा में क्या है कि हर जगह ज्यादातर सवाल होते ही हैं क्रिटिकल एग्जामिन स्वरूप के, आलोचनात्मक परीक्षण की। हर एंगल को आप तौलिए और फिर फाइनली एक जजमेंट। तो जजमेंट देने का, निर्णय देने का योग्यता ज्यादा जांची जाती है यूपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि वो बड़ा पद है। अधिकारी मुख्य रूप से डिसीजन मेकिंग का काम करता है, उनके मातहत बहुत सारे आरएस अधिकारी चाहे पीसीएस अधिकारी काम करते हैं। तो वहां जरूरत है कि वो थोड़ा सा तथ्यों पर है ना उनका पकड़ हो। अब बड़े अधिकारियों के लिए है कि माइंड में विश्लेषण के हर रूप रंग का आकलन करने का अच्छा बुरा बढ़िया ढंग हो, और ये आकलन किया जाएगा उस पेपर से। क्लियर है? यही अंतर हो जाता है आईएएस और आरएस या पीसीएस परीक्षाओं। तो ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण देंगे, इन उदाहरणों को आप लोगों को आत्मसात करना है, पचाना है, ध्यान में रहे। ऐसे ही सोचते हुए उस दिशा में लिखना है, सोचना है, बार बार कई बार प्रयास करेंगे तो आएगा। अभी जो क्वेश्चन थे लगभग जो हमने बोला, हाँ इधर देखिए, लगभग जो हमने बोला तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हाँ चलो इंट्रो ऐसे है, बॉडी कंटेंट, कंक्लूजन,
घर पे जा कर के नोट्स मिलाइए, 2 बार 3 बार पढ़िए समझिए, हमने लिखाया, और उसके बाद से पढ़ने समझने के बाद बैठ के और पेजेस पे लिखिए 250 शब्द में, फिर ला के यहाँ दिखाइए, ये ध्यान में रहे। तब ये अभ्यास लगातार जब होगा तब जाके आपको वो रहेगा। चलिए, अगला पॉइंट क्या था हम लोगों का? अगला जो ईस्वी में था वो था ग्लोबलाइजेशन का विजुअल आर्ट्स पर प्रभाव। तो अगला हेडिंग दे लेंगे वैश्वीकरण का दृश्य कलाओं पर प्रभाव। वैश्वीकरण का दृश्य कलाओं पर प्रभाव। ठीक है, सब जगह वही बात होगी। मान लीजिए इसका इंट्रो लिखिएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, कहेंगे कि दृश्य कला में आता क्या क्या है। जब भी स्पष्ट करें, कोई टर्म आए तो थोड़ा सा उसको स्पष्ट करते हुए, ठीक है, भले ही सामने वाले को पता है, स्पष्ट करते, तो आप इसमें लिख सकते हैं, लिख लीजिए दृश्य कला, कलाओं के तहत चित्रकला, दृश्य कलाओं के तहत चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि आते हैं। दृश्य कलाओं के तहत चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि आते हैं। यह किसी भी समाज की कल्पनाशीलता, थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, वास्तुकला आदि आते हैं, या किसी भी समाज की कल्पनाशीलता, सोच एवं सांस्कृतिक मूल्यों, किसी भी समाज की कल्पनाशीलता, सोच एवं सांस्कृतिक मूल्यों की मूर्त अभिव्यक्ति होती है। सोच एवं सांस्कृतिक मूल्यों की मूर्त अभिव्यक्ति होती है। सोच एवं मूर्त अभिव्यक्ति, मूर्त यानी जो दिखता है। वैश्वीकरण के दौर में इन पर अनेक प्रभाव उत्पन्न हुए हैं। वैश्वीकरण के दौर में इन पर यानी इन कलाओं पर अनेक प्रभाव पड़े हैं। अब हेडिंग दे लेंगे पॉजिटिव इंपैक्ट, सांस्कृतिक पहचान। सुन लीजिए, कभी कभी आप लोग टीवी पे देखेंगे, ऑनलाइन भी देख सकते हैं ना, भारत के बहुत सारे जो कलाकार हैं, आप देखेंगे पेंटर पेंटिंग बनाने वाले, बहुत सारे मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाने वाले, या वास्तुकार हैं, मंदिर बनाने वाले। उनको वैश्विक स्तर पर देखेंगे, चित्रकला के प्रदर्शनी में बुलाया जाता है। इनके पेंटिंग के वैश्विक अगर कहीं प्रदर्शनी है, एक्सिबिशन है, तो वहाँ पे पेंटिंग लगाया जाता है। खासकर भारत में, अब तो उनकी मृत्यु हो गई, एक महत्वपूर्ण चित्रकार रहे हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, M.F. हुसैन, उनकी पेंटिंग को, तैयब मेहता, सुबोध गुप्ता, है ना, एक और जतिन दास हैं, एक सुदर्शन है जो रेत के ऊपर समुद्र के किनारे कई बार देखेंगे आप लोग अपना कला का प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। कई ऐसे कलाकार हैं जो रेत के, जो सैंड है, बालू, उस पर कला का प्रदर्शन करते हैं, और वो विदेशों में कई जगहों पे बुलाए जाते हैं, देखते हैं कि वो बहुत शानदार तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे भारतीय कलाकारों को भी वैश्विक स्तर पर मौका मिला है, प्रदर्शन किया है, हाल के दिनों में आप लोग देखेंगे। दूसरा क्या है कि आप देखेंगे कि आज भारत के कई सारे जो स्थानीय पेंटिंग है, जिसमें हमने कल भी बताया था, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, राजस्थान की जो एक से बढ़कर एक जो लोक पेंटिंग है, खासकर उसमें बनी ठनी, है ना, किशनगढ़ स्कूल की पेंटिंग, उनको वैश्विक स्तर पर देखेंगे हाल के दिनों में प्रसार हुआ है। तो ये सब उसका अच्छा उदाहरण है। और हाल के दिनों में जो इंडियन पेंटिंग है, जो इंडियन आर्किटेक्चर है या स्कल्पचर है, मूर्ति निर्माण, दुनिया के दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे भी पाठ्यक्रम के रूप में उनको शामिल किया जाता है। और
कोर्सेज बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो उससे जो क्या होता है कि भारत के विजुअल आर्ट्स को पढ़ने का, शोध करने का जो बढ़ावा है, उससे इनका प्रसार होता है विदेशों में। अगर आप हार्वर्ड में पढ़ने जा रहे हैं, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में, तो आप चाहें तो वहाँ रहते हुए भारत के चित्रकला, मूर्तिकला पर भी पढ़ सकते हैं, कोई विदेशी पढ़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इन विषयों का वो करने से रहा है। साथ ही साथ देखेंगे कि जो आर्ट गैलरी है वहाँ पे हमने कहा कि पहुँच हुई है भारतीय कलाकारों को, उससे आय में भी इनका वृद्धि वगैरह होता है, तो रोजगार सृजन में ये भी एक काम करता है। तो लगभग जो उधर संगीत नृत्य जैसे पॉइंट है, थोड़ा सा अंतरों के साथ वही पॉजिटिव वही निगेटिव वाली बातें होंगी इसमें। ठीक है, तो उसी में पहला पॉइंट लिख लेंगे कि भारतीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं अवसर प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में उनकी भागीदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में वे भाग लेते हैं। जतिन दास, सुबोध गुप्ता, जतिन दास, सुबोध गुप्ता, एमएफ हुसैन, एमएफ हुसैन, हालांकि अब जीवित नहीं है, लेकिन हाँ उदाहरण दिया जा सकता है। एमएफ हुसैन, के सुदर्शन, सुदर्शन आदि कलाकारों को के सुदर्शन आदि कलाकारों को वैश्विक मंचों पर मान्यता मिली है। कलाकारों को वैश्विक मंचों पर मान्यता मिली है। अगला, डिजिटल मीडिया, ऐसे कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय लोक चित्रकारी, सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय लोक चित्रकारी, मूर्ति डिजाइन आदि का विश्व स्तर पर प्रसार हुआ है। विश्व स्तर पर प्रसार हुआ है। इससे ऐसे कर सकते हैं, इससे स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिलता है एवं आय में वृद्धि होती है। इससे स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिलता है एवं आय में वृद्धि होती है। मधुबनी चित्रकला, ऐसे कर सकते हैं, जैसे मधुबनी चित्रकला, किशनगढ़ की चित्रकारी, मधुबनी चित्रकला, किशनगढ़ की चित्रकारी, आदि का प्रसार। अनेक पश्चिमी चित्रकारों एवं कलाकारों, अनेक पश्चिमी चित्रकारों एवं कलाकारों ने भी भारतीय लोक कला
चित्रकारों एवं कलाकारों ने भी भारतीय लोक कला को अपनाया है, भारतीय लोक कला को अपनाया है। इससे कला में नवाचार, नवाचार माने होता है क्रिएटिविटी, वो इनोवेशन, नया चीज। इससे कला में नवाचार, इनोवेशन और नई समन्वित शैली का विकास हुआ है। नवाचार एवं नई समन्वित शैली का विकास हुआ है। अगला, दृश्य कलाओं के माध्यम से, दृश्य कलाओं के माध्यम से हाल ही में समकालीन, दृश्य कलाओं के माध्यम से समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक, दृश्य कलाओं के माध्यम से समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अभिव्यक्ति, दृश्य कलाओं के माध्यम से समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिला है, अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिला है। आज कलाकार लैंगिक असमानता, आज कलाकार लैंगिक असमानता, पर्यावरणीय मुद्दों, लैंगिक असमानता, पर्यावरणीय मुद्दों, शहरी समस्याओं, शहरी समस्याओं आदि पर अपनी कला के माध्यम से विचार रखते हैं, आदि पर अपनी कला के माध्यम से विचार रखते हैं। इससे कला सामाजिक परिवर्तन का औजार बन रही है, इससे कला सामाजिक परिवर्तन का औजार बनी है। है ना? हाँ। तो ये चीज है। और भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई भारत का जो दृश्य कला है, चाहे पेंटिंग है, मूर्ति कला, स्थापत्य, विदेशी विश्वविद्यालयों में इसके विषयों को पढ़ाया जाता है, इसमें लोग शोध करते हैं, इससे भी बढ़ावा मिलता है ना। ये आप लोग देखेंगे जो स्कूलों में पाठ्यक्रम होता है उसमें कई विषय होते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखेंगे क्या है, तो म्यूजिक पढ़ रहे हैं ना, ये पेंटिंग का विषय पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्पेशली हो जाता है वो। तो भारत का विषय है, विदेशों में भी लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बैठे हमारे चीज़ को पढ़ेगा तो उसको एक इंटरनेशनल जो कि पहचान, रिकॉग्निशन मिलेगा और ये रहे। ठीक है, तो अगला इसमें नेगेटिव देख लेंगे। अगला नकारात्मक प्रभाव, क्या नकारात्मक प्रभाव होगा? हर जगह वही रहेगा। क्या नकारात्मक प्रभाव होगा? कुछ चीजें जो उधर देखे थे लगभग वैसे ही अब आजकल हर चीज क्या है, बेचने, खरीदने, मुनाफा कमाने। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी दृश्य कलाओं का एक कमर्शियलाइजेशन हुआ है, मार्केटाइजेशन हुआ है। तो मार्केट के दबाव में क्या है, लोग कई सारे जो ओरिजिनल चीज है उसकी जगह मार्केट की डिमांड को प्रस्तुत करने के लिए रचनात्मकता कम होता है ना, मौलिकता कम होता है ये है। और इसके अलावा क्या है, यहाँ भी वही है,
मधुबनी पेंटिंग गई, और भारत का जो राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल का जो पेंटिंग है हो गया मान लीजिए अमेरिका यूरोप में। तो किशनगढ़ स्कूल में पेंटिंग की खासियत क्या है कि जो नारी छवि है, आप लोग देखेंगे राजस्थान के टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों में, तो किशनगढ़ स्कूल में बनी ठनी की एक नारी की एक पेंटिंग है, जो बहुत ही राजस्थानी जो रानी जो नारी है और जो भारतीय नारी है, इंडियन नारी, उसके एक संपूर्णता को उसमें चित्रकला में उकेरा जाता है बनी ठनी स्कूल में, किशनगढ़ स्कूल में, जिसमें सौम्य चेहरा, ओढ़नी ओढ़े हुए, पारदर्शी, आभूषणों से लदे हुए, है ना, बादामी आंखें या कमल नयन आंखें, इस प्रकार की चीजें, सौंदर्य, चमक, भारतीयता, है ना, उसकी खास इमेज की पहचान है। अब वो क्या है कि इस ड्रेस पे पश्चिमी परिधान, अब उसको बनी ठनी को जीन्स पहना दिया, है ना, बनी ठनी को जो कि है घूंघट की जगह जो कि है खुले में दिखाना, भारतीय आभूषण की जगह विदेशी आभूषण दिखाना। तो इससे क्या होता है कि फिर हमारा जो विषय और हमारी जो नारी संपूर्णता चित्रकला में दिखाने की जो अभिव्यक्ति है, उसका तो ह्रास हो रहा है। इस तरह से एक तरीके से कह सकते हैं भाई। तो रचनात्मकता का मतलब ये नहीं है कि जो मौलिकता है उसको नष्ट कर दिया जाए, सांस्कृतिक छवि को बिगाड़ा जाए। भारत के देवी देवताओं को लोग पेंटिंग बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, और कई बार देखेंगे कि किसी डिस्को डांस में उसको लगा दिए, बियर के केन पर गणेश जी की मूर्ति उतार दिए। तो कला के नाम पर ये सांस्कृतिक छवियों का जो ह्रास होता है, हमारे लिए सांस्कृतिक पहचानों का बड़ा महत्व है, हम इमोशनली बाउंड होते हैं उससे। तो जाहिर सी बात है एक मन में क्लैश आता है, और एक सांस्कृतिक अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें उसको लेकर के दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। तो जाहिर सी बात है ऐसा चीज देखने के लिए मिल जाता है। ये देखें, मेन जो विषय है, मेन जो रिफरेंस है, उसको जो कि है वो कमजोर होते हैं। तो ये सब जो कि है ये रहता है। और एक ये भी है कि जो भारत का संगीत है उसमें हमने कहा नहीं, गहराई है, मौलिकता है। शास्त्रीय संगीत हो गया, नृत्य संगीत हो गया, उसी प्रकार से जो भारत की जो पेंटिंग है, मूर्ति निर्माण है, वो गहराई है उसमें। भारतीय चित्रकला, जब आप इस विषय को पढ़ेंगे तो यहां देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने एक से बढ़कर एक बहुत सारे पेंटिंग बनाए। यह पेंटिंग आपको एंशिएंट टाइम का कई जगह गुफाओं में दिख जाएगा। बाकी लोग कपड़े पे बनाते थे तो समय के साथ नष्ट हो गया। मध्यकाल में जब कागज आ गया तो लोगों ने कागज पर बनाया, तो वो कुछ कुछ उपलब्ध रहे हैं हाल के दिनों तक, अभी भी हैं कि उसको सुरक्षित किया गया। एंशिएंट इंडिया में ताड़ पत्र और भुज पत्र पर बनाते थे, पत्ते पे पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग होता था, समय के साथ वो नष्ट हो गए। लेकिन गुफाओं में है, और गुफाओं में अजंता में, एलोरा में, ऐसे ऐसे एक से बढ़कर एक पेंटिंग है कि देखेंगे बादामी की गुफाओं में तबीयत खुश हो जाएगी, बाघ के गुफाओं में। तो हमारे पूर्वज पेंटिंग करने में बड़े दक्ष लोग थे, स्किल्ड लोग थे। भीमबेटका पहाड़ी आदिम युग से लेकर और आज तक हमारे यहाँ चित्रकला परंपरा ट्रेडिशनल बना रहा। तो वो ऐसे तैसे नहीं है कि उठे और पेंटिंग बनाना चालू कर दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने इसके लिए नियम बनाए। कहा कि एक अच्छे चित्र में कुछ बातें होनी चाहिए। अच्छा चित्र और बुरा चित्र के बीच में अंतर किया। व्हाट इज ए गुड पेंटिंग, व्हाट्स ए बैड पेंटिंग। उन्होंने कहा कि कोई भी पेंटिंग अगर गुड पेंटिंग है, अच्छा पेंटिंग है, तो उसमें 6 बातें होनी चाहिए, और उसी को कहा जाता है चित्रकला का षडांग नियम। एक अच्छे चित्र में 6 तत्वों का समावेश। अगर वो 6 बातें नहीं है तो चित्र बिगड़ जाएगा। और बकायदे इसको वर्षों के रचनात्मकता, वर्षों के अभ्यास के बाद उनको ये समझ विकसित हुई है कि 6 बातें पेंटिंग में रहनी चाहिए। तो अपने यहाँ चित्रकला ऐसे विकसित नहीं हुआ है। लोगों के अभ्यास, है ना, सृजनात्मकता और लंबे समय, है ना, की खोज के बाद अपने यहाँ चित्रकला बहुत अच्छे रूप से विकसित हुई। मूर्ति बनाया गया तो ऐसे नहीं बना दिया गया,
मूर्ति बनाने के पीछे एक तरीका होता था, एक नियम होते थे। देवी देवताओं की चाहे मूर्ति बनी हो, राजा महाराजा का, उसके साथ कुछ नियम, कुछ विशिष्ट जो बातों का पालन लोग करके उनकी मूर्तियों का निर्माण करते थे। अब आज के दौर में क्या है, उसको नहीं महत्व देते हैं। तो इसीलिए क्या है कि हमारे जो अपने जो ओरिजिनल गहराई है, बातें हैं, उसमें नुकसान है। तो इसी बात को नकारात्मक प्रभाव में आप राइट डाउन कर लेंगे। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे कि वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण या वैश्वीकरण के कारण कलाओं के बाजारीकरण को बढ़ावा मिला है। बाजारीकरण को बढ़ावा मिला है। चित्रकारी, मूर्ति निर्माण आदि को, चित्रकारी, मूर्ति निर्माण आदि को एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की जगह, चित्रकारी, मूर्ति निर्माण आदि को एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की जगह, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की जगह एक उत्पाद यानी प्रोडक्ट, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की जगह एक उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में अधिक देखा जाता है, के रूप में अधिक देखा जाता है। कलाकार बाजार की मांग के अनुरूप, कलाकार बाजार की मांग के अनुरूप कलाकार बाजार की मांग के अनुरूप विषय वस्तु एवं शैली को आकार देते हैं। कलाकार बाजार की मांग के अनुरूप विषय वस्तु एवं शैली को आकार देते हैं। इससे मौलिकता का ह्रास होता है। अगला, सांस्कृतिक समरूपीकरण का खतरा, सांस्कृतिक समरूपीकरण का खतरा पैदा हुआ है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, सांस्कृतिक समरूपीकरण का खतरा पैदा होता है। वैश्विक मंचों पर, वैश्विक मंचों पर एक जैसी कला शैली, वैश्विक मंचों पर एक जैसी कला शैली को बढ़ावा दिया जाता है। इससे भारत के क्षेत्रीय कलाओं, इससे भारत के क्षेत्रीय एवं आदिवासी कलाओं, इससे भारत के क्षेत्रीय एवं आदिवासी कलाओं की विशिष्टता, भारत के क्षेत्रीय एवं आदिवासी कलाओं के विशिष्टता समाप्त होती है, विशिष्टता समाप्त होती है तथा वे पश्चिम जैसे दिखने लगते हैं, समाप्त होती है तथा वे पश्चिम जैसे दिखने लगते हैं। अगला, पारंपरिक कलाओं को, भारत के, ऐसे कर लेंगे, भारत के पारंपरिक दृश्य कलाओं को, भारत के पारंपरिक दृश्य कलाओं को उसके उसके
मूल धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, उसके मूल धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ से अलग कर संदर्भ से अलग कर अभिव्यक्त करने से, अलग कर अभिव्यक्त करने से उसका असली महत्व कम हो जाता है। जनजातीय चित्रों एवं मूर्तियों, जनजातीय चित्रों एवं मूर्तियों को पश्चिम में सजावटी वस्तु की तरह पेश किया जाता है। जनजातीय चित्रों एवं मूर्तियों को पश्चिम में सजावटी वस्तु की तरह पेश किया जाता है। इससे संदर्भ एवं अर्थ का ह्रास्य होता है। इससे वास्तविक संदर्भ और अर्थ, इससे वास्तविक संदर्भ और अर्थ, रियल रेफरेंस, ओरिजिनल रेफरेंस एंड मीनिंग का डिक्लाइन होता है, ह्रास्य होता है। इससे वास्तविक संदर्भ और अर्थ का, अर्थ मन मीनिंग का ह्रास्य होता है। भाई अपने यहाँ गणेश जी हैं, शिव जी हैं, नटराज की मूर्ति, कृष्ण हैं, हमारे लिए देवी देवता है ना, तो दिल में एक रिस्पेक्ट है। और वहां पे क्या है, लोग उसको ना एक सजावट की वस्तु बना लिए, गिर गया पैर उस पर रख दिए, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। तो हमारे लिए उस है ना, उसमें है, उसमें कला है, उसमें साज सज्जा है उस मूर्ति में, लेकिन हमारे लिए वो इमोशन भी है। तो ये चीजें कम है। अगला लिख लेंगे, फ्यूजन कला के नाम पर, फ्यूजन कला के नाम पर कई बार भारतीय प्रतीकों एवं मूर्तियों, फ्यूजन कला के नाम पर कई बार भारतीय प्रतीकों, मूर्तियों एवं चित्रों, भारतीय प्रतीकों, फ्यूजन कला के नाम पर कई बार भारतीय मूर्तियों, प्रतीकों एवं चित्रों का व्यवसायीकरण के क्रम में अपमान होता है। जैसे गणेश एवं दुर्गा की प्रतिमाओं, जैसे गणेश एवं दुर्गा की प्रतिमाओं को बियर के केन पर उकेरना, को पश्चिम में बियर के केन पर उकेरना, इससे ये सही नहीं है। यह कंक्लूड कर लीजिए। कंक्लूजन एक हेडिंग दे लीजिए, निष्कर्ष, और उसमें हेडिंग देके लिख लीजिए, वैश्वीकरण ने दृश्य कलाओं को, वैश्वीकरण ने दृश्य कलाओं का विश्व में प्रसार किया है, लेकिन वैश्वीकरण ने दृश्य कलाओं का विश्व में प्रसार किया है, लेकिन
लेकिन इसने, एक शब्द जोड़ लेंगे, वैश्वीकरण ने भारतीय दृश्य कलाओं का विश्व में प्रसार किया है, भारतीय दृश्य कलाओं का विश्व में प्रसार किया है, लेकिन इसकी मौलिकता, विविधता एवं सांस्कृतिक गरिमा, लेकिन इसकी मौलिकता, विविधता एवं सांस्कृतिक गरिमा के समक्ष खतरा भी उत्पन्न किया है। विविधता एवं सांस्कृतिक गरिमा के समक्ष खतरा भी उत्पन्न किया है। उसके जो ओरिजिनलिटी है, गरिमा के समक्ष खतरा भी उत्पन्न किया है। अतः इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए, इसका प्रबंधन एवं निगरानी की जानी चाहिए। प्रबंधन, निगरानी एवं संरक्षण किया जाना चाहिए, संरक्षण शब्द भी, या प्रबंधन एवं संरक्षण किया जाना चाहिए। विश्व में प्रसार हो, लेकिन प्रबंधन एवं संरक्षण किया जाना चाहिए। विश्व में प्रसार हो, लेकिन भारतीय संस्कृति की पहचान एवं मौलिकता, प्रसार हो लेकिन भारतीय संस्कृति की पहचान एवं मौलिकता बनी रहनी चाहिए, पहचान एवं मौलिकता बनी रहनी चाहिए। डिस्कस द इम्पैक्ट of globalization on Indian visual arts। 200 शब्द, 200 वर्ड। इसमें शब्द है डिस्कस, विवेचना कीजिए। इसमें कुछ अंतर है। इसके पहले हमने कहा था एनालाइज, वर्णन कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन, अब हमने कहा डिस्कस, विवेचना कीजिए। यहाँ भी वही बात होगा कि भाई आपका एक इंट्रो होगा, उत्तर में बॉडी होगा, बॉडी हमेशा पॉइंट्स में टूटता है, मेन बात यही है, ज्यादा इसी को लिखना होता है। इंट्रो 1-2 लाइन का, कंक्लूजन 2 लाइन का, लास्ट। इसमें कुछ अंतर होगा, वैसे ही होगा। डिस्कस, विवेचना कीजिए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग बहुत सारे टीवी शो देखते होंगे, टेलीविजन का शो, उसमें देखेंगे कई सारे प्रोग्राम होते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर। अब आज के रोज हो जाता है, 5 बजे से चालू हो जाते हैं टीवी वाले, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। उसमें कई सारे एक्सपर्ट को बुलाते हैं, कोई एक सब्जेक्ट पे चर्चा होती है और जो एक्सपर्ट हैं उसके पक्ष में, विपक्ष में तमाम अपने ओपिनियन देते हैं, विचार रखते हैं, फैक्ट रखते हैं। फिर लास्ट में जो कार्यक्रम का प्रस्तुत करने वाला जो एंकर होता है या होती है, उसको फिर से कंक्लूड करके अपना एक उस पर विचार देती है। जैसे मान लीजिए अभी ईरान और इजराइल का संघर्ष चल रहा है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि किसका पक्ष में, किसका पक्ष सही है, कौन किसके खिलाफ गलत या सही कर रहा है, इसको लेकर के जनमत बटा हुआ है। अब देखेंगे
बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इजराइल जो कर रहा है वो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इजराइल का एक तरफा कार्रवाई ये ठीक नहीं है, ईरान का जो पक्ष है वो सही है कि नहीं ऐसा? दोनों संघर्ष कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से इसमें लड़ रहे हैं, तो उस पर लोग राय देते हैं अपने अपने। एंकर ने आज दे दिया कि आज इजराइल और संघर्ष, क्या अब इजराइल और ईरान का संघर्ष रुकना चाहिए? तो दोनों तरफ से अपने अपने विचार आए। लास्ट में एक वो क्या है, कंक्लूड करती है कि भाई युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, युद्ध करने से उसके प्रभाव केवल स्थानीय नहीं है बल्कि ग्लोबल आएंगे, और आ ही रहा है। अब देखेंगे कुछ समय बाद उधर से बहुत बड़े स्तर पर ऑयल का, गैस का सप्लाई दुनिया भर में होता है, और हमको लगभग अपने हम जरूरतों का 30 से 40% उधर से इंपोर्ट करता है। अब अगर लंबा खींचेगा तो उधर से आने वाला तेल गैस की अपने यहाँ सप्लाई रुकेगी, कीमतें बढ़ेंगी, इधर लोगों को जो कि है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, समस्या आएगी। तो वो ये लास्ट में कहती है या कहता है कि भाई देखिए युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, और एक दूसरे पर बम और मिसाइल मारने से ही अंत नहीं हो। डिप्लोमेसी, डायलॉग मिलके इसको समाधान करिए। आप डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पर, तो थोड़ा सा उत्तर में कुछ बातें अलग होंगी, बाकी तो फ्रेम लगभग बातें एक जैसी। यहां भी वैसे ही करेंगे कि वैश्वीकरण है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में अनेक प्रभाव उत्पन्न करता है। हमेशा पर्यायवाची शब्द बदल के बात करिए, एक जैसा उत्तर नहीं लिखना है, शब्दों का खेल है। वैश्वीकरण सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अनेक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। भारत की चित्रकला, मूर्तिकला है ना, स्थापत्य कला पर भी इसके अनेक प्रभाव हैं, है ना। फिर बॉडी में आ जाए वही बात कि दृश्य कलाओं पर सकारात्मक प्रभाव, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। फिर बॉडी में एक जगह हेडिंग दे दीजिए, दृश्य कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव, पॉइंट वाइज ले लीजिए। कंक्लूजन में बात कही है, डिस्कस, है ना, कि विभिन्न प्रभावों का जब हम आकलन करते हैं तो कहा जा सकता है कि इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसको मैनेज करते हुए भारतीय कलात्मकता, उसकी मौलिकता को बनाए रखते हुए और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए जो कलाकार हैं उनको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। ये तो इस प्रकार से ये इसका आंसर है। वैश्वीकरण या वेस्टर्न कल्चर का एक और जटिल प्रभाव है उपभोक्ता संस्कृति, कंज्यूमर कल्चर। हिंदी में जो उपभोक्ता शब्द है वो उपभोग से बना, भोग करना। जो अंग्रेजी का जो कंज्यूम है उसे कंज्यूमरिज्म बना है, दोनों में अंतर है। उपभोग बुरा चीज नहीं, हम खाना खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे सौंदर्य की चीजें, एस्थेटिक वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, घर में कोई चीज सजाते हैं, पेंटिंग लगाते हैं, चढ़ने के लिए हम अपने पास व्हीकल, गाड़ियां रखते हैं। अगर ये हमारी अपनी जरूरत को के अनुसार कर रहे हैं तो ये कुछ भी बुरा नहीं। खाना खाना है, जरूरी है तो हमको खाना खाना है, हमारे पास कपड़े होने चाहिए, चढ़ने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, साधन होने चाहिए। लेकिन जब गैर जरूरी उपभोग करते हैं, जहां जरूरत नहीं है, उसको भी हम, कोई चीज एक बार हमने खरीद ली, उसको दोबारा कुछ सही करके अगर चल जाए तो ऐसा ना करके उसको उठा के फेंक दिए फिर नया लाए, तब कहा जाएगा कि हम कंज्यूमर कल्चर के आदी हो गए हैं, है ना। हमारे जहन में केवल उपभोग बसा है, उपभोग के पीछे के मूल्य नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि भाई आपको एक कार से काम चल रहा है, आप 10 कारों का लाइन रखे हुए हैं, 5 कार घर में रखे, बदल बदल के। आदमी को पहनने के लिए 4-5 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी जूता बहुत है, चलिए आपने 4 ही रख लिए, अब आप 365 जोड़ी जूता जूती रखे हैं,
365 जोड़ी कपड़े रखे हैं। तो जब इस प्रकार की लत, एडिक्शन सोसाइटी में बढ़ता है तो हम कहते हैं कि ये कंज्यूमर जो कि है, कंज्यूमरिज्म का बुरा रूप है। तो आज वैश्वीकरण के दौर में कंज्यूमर कल्चर और कंज्यूमरिज्म दुनिया भर में बड़े स्तर पर बढ़ावा मिला है ना ऐसा। अब आप देखेंगे कंज्यूमरिज्म का आदत यह है कि आदमी के पास पैसा नहीं रहता है, पर्याप्त आय नहीं है या पहले से बचत नहीं है, लेकिन वो इतना आदी हो गया है कि ऋण लेकर, उधार लेकर भी खर्च करने में, कंज्यूम करने में वो पीछे नहीं है। इसके लिए बाजार में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं कि आपको ऐसा एडवांस ऋण दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड थमा दिए, आपके पास भी सोचते हो कि चलो बाद में देखेंगे। बाजार में गए, अपने वॉलेट में पैसा नहीं है पहले से सेविंग, लेकिन क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर ली और भरते रह रहे हैं। खरीद लिया, ईएमआई बांध लिया, भरते फिर रहे हैं, है ना ऐसा आदत। तो हमारी संस्कृति बेसिकली क्या है कि हमारे पूर्वज हमेशा से मुख्य रूप से बचत को ध्यान में रखने वाले लोग रहे हैं। ट्रेडिशनली इंडियन फैमिली और सोसाइटी में लोग सेविंग को ज्यादा महत्व देते हैं। तभी तो देखेंगे हमारे पूर्वज खेत नहीं बेचते थे, खेत एक एसेट, इमोशनल अटैचमेंट, भूमि नहीं बेचते थे, और कुछ नहीं तो अपने धन को आभूषण में, सोने में, जमीन के नीचे भी गाड़ के रखते थे। खूब पैसा है, धनी है, तो भी उसको देखने से कई बार कुछ लोग ऐसे अभी भी दिख जाएंगे कि पता नहीं चलेगा इनके पास इतना पैसा है, क्योंकि हमारे यहां दिखावे की जगह संयम और बचत, इसकी संस्कृति रही है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या है, संयम नहीं है, दिखावा है, बचत नहीं है, अत्यधिक फिजूल खर्ची। और यह भारतीय संस्कृति में, भारत में युवाओं में, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ज्यादा बढ़ी है। और ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का ही बुरा प्रभाव आपको देखने के लिए मिला। कंज्यूमरिज्म हमेशा बुरा नहीं होता है। अर्थशास्त्री देखेंगे, जो इकोनॉमिस्ट है, वो तो इसकी वकालत करते हैं कि लोगों को ज्यादा वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जब हम ज्यादा कपड़े पहनेंगे, ज्यादा जूते खरीदेंगे, दूसरी वस्तुएं खरीदेंगे, तो रोजगार सृजन होगा, आमदनी बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि उपभोक्तावाद या उपभोक्ता संस्कृति हर मामलों में बुरी है। एक लेवल का उपभोग अगर समाज में बना रहता है तो ऐसी स्थिति में देखेंगे आप लोग कि उत्पादकता, रोजगार सृजन और संरचनात्मक विकास वगैरह बना रहता है ना। तो ये चीज है। तो उपभोक्ता संस्कृति का आजकल जमाना है, और उसकी वजह से जो उपभोग व्यवहार है उसमें भी अंतर आया है। तो उपभोक्तावाद किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो हमने कहा कि शब्द याद रखना है, गैर जरूरी, जहां आवश्यकता नहीं है ना। उपभोग, इसको लिख लीजिए। गैर जरूरी उपभोग की संस्कृति को उपभोक्तावाद कहा जाता है। जरूरी नहीं है वहां भी कर रहा है ना। यह परंपरागत रूप से भारतीय समाज बचत, सेविंग, परंपरागत रूप से भारतीय समाज बचत एवं संयम, परंपरागत रूप से भारतीय समाज बचत एवं संयम को महत्व देता रहा है।
लेकिन वैश्वीकरण के दौर में इस प्रवृत्ति में बदलाव आया है, या वैश्वीकरण के कारण इस प्रवृत्ति में बदलाव आया है। लोगों में ब्रांड चेतना, लोगों में ब्रांड चेतना, ब्रांड से ही अपनी पहचान बनाना, तो ब्रांड चेतना, क्रेडिट कार्ड आधारित जीवन शैली, यूज एंड थ्रो यानी उपयोग करो और फेंको, क्रेडिट कार्ड आधारित जीवन शैली, यूज एंड थ्रो यानी उपयोग करो एवं फेंको की संस्कृति को बढ़ावा मिला है ना सर? अब सब हेडिंग दे लेंगे वही, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव। ध्यान में रखना कि एक पक्ष आपको नहीं लिखना है। उपभोक्तावाद का हमने कहा कि अगर उसको सीमा में हो उपभोग तो उसका एक अच्छा प्रभाव भी है। अब आप देखेंगे कि और भी है। जब मान लीजिए कि आज वैश्वीकरण के कारण बहुत सारे प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हमें आपको मिली। पेन की दुकान पे पहले आप लोग बचपन में जाते हो कि एक दो प्रकार का टाइम का पेन मिलता हो, आज देखिए कितने पेन होते हैं। कपड़ा खरीद दीजिए, कितने कपड़े हैं, कितने जूते हैं, कितनी वस्तुएं हैं। तो जब इस प्रकार का विविधता आता है तो क्या होता है, आपके पास विकल्प आते हैं, एक ही दो के पीछे आप नहीं भटकेंगे। और दूसरा चीज क्या है कि जब ज्यादा खिलाड़ी रहेंगे, ज्यादा पेन बनाने वाले, तो हर आदमी कोशिश करेगा कि अपने पेन की क्वालिटी अच्छा रखे और कीमतें भी कम रहेंगी। तो इस वजह से क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स हैं, उनकी गुणवत्ता, उनका प्राइस, गुणवत्ता भी अच्छा रहता है, प्राइस भी कम रहता है। और साथ साथ लोग क्या है कि हमें आपको जो कॉमन कंज्यूमर है, जैसे हम आप हैं, उनको सर्विस भी अच्छी मिलती है। और आजकल खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में किसी का सर्विस खराब हुआ, तुरंत वीडियो बना के लोग यूट्यूब पे प्लेट देखेंगे, आप इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, कंपनी वाला भागे भागे फ़ोन करता है, अरे सर, है कि नहीं? ऐसा कई बार देखने के लिए मिलता है। और हो जाता है कई बार, क्या होता है कि लोग बच्चों के चॉकलेट में, टॉफ़ी में कीड़े निकल आ गए, उसको लोग प्रसार करते हैं, तुरंत कंपनी वाला आकर के उसको रोल बैक करता है, वापस लेता है। इस प्रकार का एक प्रवृत्ति से ये भी है कि जो आम आदमी है उसके ठगे जाने या उसको ज्यादा मूल्य पर वस्तुएं मिलने की संभावना कम रहती है, क्योंकि उनमें आपस में जो कंपटीशन है कि कम कीमत रख के हर आदमी कोशिश करता है सुधार करना, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव भी है। दूसरा चीज क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है। लोग ज्यादा वस्तु उपयोग करेंगे तो उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। भाई कहीं फैक्ट्री लगाई जाएगी अगर उत्पादन के लिए, तो बगल में रोड बनेगा, वहाँ पे बगल में जो कि मॉल बनेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे। वहाँ पे कुछ नहीं था, बिजली गई, रोड बना, बाजार खुले,
तो इससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है कि नहीं, रोजगार मिलता है। और लोगों के जब ये चीज होगा तो लोगों को इनकम में ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है जब ये होगा तो जीवन में सुधार होगा। उपभोक्तावाद की वजह से बहुत सारे आरामदायक तकनीकें आ गई हैं जीवन में। तो जीवन का ये भी मतलब एक होता है कि हम जीवन में आराम को महत्व दें, वो भी जरूरी है। मनुष्य होने का मतलब ये नहीं है कि कष्ट में ही जीवन जिए। प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो भाई हम एसी का प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, आप इसी प्रकार से देखेंगे कि फैन का प्रयोग कर लेते हैं। तकनीकी का प्रयोग हमको जीवन को बेहतर बनाती। तो उपभोक्तावाद की वजह से ही ये सुलभ हुआ है। तो जीवन शैली में सुधार हुआ है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, ये चीजें। और भी है कि पहले क्या होता था, 2-3 दशक पहले, आज देखेंगे बहुत सारे लोगों को ऋण देने वाले जो है संस्थागत ढांचे आ गए हैं, या ऋण उधारी डेट जो है पहले जैसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, अब आसानी से ऋण मिल जाता है। कभी कभी ऋण जरूरी होता है, अनेक मौकों पर शादी विवाह है, पैसा नहीं है, तो किसी भी चैनल से उधार मिलता है तो उसकी शादी की जरूरतें पूरी होती हैं। शादी एक मनुष्य, किसी भी खासकर लड़की पक्ष के लिए, लड़कों पक्ष के लिए भी एक ऐसा सामाजिक सम्मान होता है, एक संस्कार के अलावा, एक दो परिवारों के जुड़ने के अलावा, कि उससे लोगों की वर्षों की इमेज जुड़ी होती है, प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। धन खर्च होता है, तो हम कह रहे हैं बैंक से कुछ मिल गया, धीरे धीरे आदमी कमा के कुछ समय बाद उसको हटा दिया, है ना। अब चूंकि ऐसा दिखावा है कि उससे भाग नहीं सकते हैं। अगर बहुत सादगी से शादी कर ली है तो पता है कि समाज में उसको इतने लोग ताना मार रहे हैं कि उसके लिए और मुश्किल होगी। मान लीजिए शिक्षा है, शादी छोड़िए, कर्ज लेके भी शिक्षा प्राप्त करना किसी भी रूप में देखेंगे कि वो उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। आपके पास पैसा ना हो तो कर्ज लेके भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, और अगर आपने सही अपना पूरी क्षमता लेके लगा के पढ़ेंगे तो सब वसूली हो जाती है। तो वहां जरूरी हो जाता है कि थोड़ा आसानी से मिल जाए। तो अब लोगों को क्या है, पहले से क्या है कि आसानी से जो कि है कर्ज वगैरह ये सारी चीजें मिले, है ना। हाँ, तो ये सब क्या है, उपभोक्तावाद का अच्छा प्रभाव। लेकिन कई सारे इसके क्या है, दूसरा चीज क्या है कि आप देखेंगे निगेटिव इंपैक्ट भी है इसके। निगेटिव इंपैक्ट क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमने क्या कहा कि जब उपभोग करो, उपयोग करो और फेंक दो, तो ज्यादा से ज्यादा फेंकेंगे तो जरा सोचिए कितना जो है पर्यावरण में बाहर कचरा, है ना, एनवायरमेंट को नुकसान ये सब होता है। वस्तुओं का अंबार निकल लग जाता है। आप जरा सोचिए हर घर से रोज कितना कचरा निकल रहा है। ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की संस्कृति, कचरा की वजह से देखेंगे शहर में ई वेस्ट की समस्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की समस्या होती है। आज हर आदमी मोबाइल का प्रयोग इतना कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और वो जल्दी जो कि है नष्ट नहीं होते हैं, पर्यावरण को गंभीर खतरा होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। दूसरा इसके अलावा क्या है कि अब आदमी में आजकल क्या है कि कर्ज लेके भी घी पियो, ये भी संस्कृति अच्छी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा इसमें है तो हमेशा आप कर्ज भार में रहेंगे, वास्तविक विकास आपका नहीं होगा, तो ये भी ठीक नहीं है। दूसरा इसके अलावा क्या है कि जो मटेरियलिज्म है, आप देखेंगे ज्यादातर भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है, ब्रांड चेतना को बढ़ावा मिलता है। आज के समय में लोगों के गुण, वैल्यू के आधार पर समाज में उनकी पहचान नहीं होती है। समाज में पहचान किससे मिलती है कि आप अगर सोचिए, आप अपने ऊपर देखिए, आप कितना भी मेरिटोरियस हैं, पढ़ाकू हैं, बहुत अच्छे विचार वाले हैं, अनुशासन में रहने वाले हैं, किसी भी व्यक्ति का मूल्य असली क्या होना चाहिए, उसके गुणों के आधार पर, उसके क्वालिटी और उसके पर्सनालिटी। क्वालिटी
कुछ निर्धारण है कि हम सब मनुष्य हैं, तो क्वालिटी की माप क्या होगी कि हम सभ्य हैं और सुसंस्कृत हैं कि नहीं। अगर हम आप कल्चरल हैं, सिविलाइज्ड हैं, तो हम अच्छे लोग हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के साथ ईर्ष्या भाव से पेश नहीं आते हैं, उसके प्रति हिंसा नहीं करते हैं, वायलेंस नहीं करते हैं। हम हर विचार को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सहिष्णुता हमारे दिमाग में है, टॉलरेंस हम पसंद करते हैं, डेमोक्रेटिक चीजों को वैल्यू देते हैं, तो इसका मतलब आप अच्छे हैं। आप सादगी से रह रहे हैं और इन वैल्यू को अगर रख रहे हैं तो आप अच्छा हैं। लेकिन इसके कारण आपको समाज में महत्व तो नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हैं और आप सिंपल दिखते हैं, सामान्य पैंट शर्ट पहन लिया, एक स्लीपर पहन लिया, जूता चप्पल, सामान्य सलवार सूट लड़की ने पहन लिया, तो समाज उसको वैल्यू नहीं दे, भले वो कितना भी गुणवान है। लेकिन बकायदे उसने, हमने क्या कहा अभी, जीन्स डाला, 4 जगह फाड़ा, ऊपर से टी शर्ट डाला, चश्मा लगाया एकदम बाजार में से काला काला चश्मा, है ना, मोबाइल और गाने बजाते हुए, टोपी पहन के हुए, हिलते डुलते हुए, 2 लाइन आके अंग्रेजी बोला टूटी फूटी, तो भी देखेंगे लोग उसको लगा रही। उसने अगर किसी खास ब्रांड को पहना है, अच्छे ब्रांड की घड़ी, अच्छे बन का टी शर्ट, अच्छे बन का कपड़ा, अच्छे ब्रांड का कोई महंगी कार से आ रहा है, तो भले आपकी अपेक्षा गुणवान नहीं है, उसका व्यक्तित्व तो आपके आगे नहीं ठहरता है, लेकिन सोसाइटी में क्या है कि उसको ज्यादा वैल्यू दी। होता है ऐसा। ऐसा क्यों है कि हमको प्रोडक्ट और ब्रांड के आगे पीछे लोगों को देखने का आदत विकसित हो गई है, जो गलत आदत है, रॉन्ग टेंडेंसी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हर आदमी में वही ब्रांड कॉन्शियस, हर आदमी चाहता है कि उसको प्रतिष्ठा मिले, और वो देख रहा है कि यार बढ़िया ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं तभी प्रतिष्ठा मिल रहा है, तो उसी ब्रांड के चक्कर में हर आदमी, है ना, अपने व्यक्तित्व को, अपने योग्यता को निखारने की जगह ब्रांड के पीछे, ब्रांडाइजेशन अपनाए। अब बाकायदे ब्रांड का उपभोग करने के लिए आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट करने वाली जो कंपनियां हैं वो ऐड भी करती हैं। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे प्रचार होते हैं, जैसे आप बहुत सारे कॉस्मेटिक के प्रचार हैं, 6 हफ्तों में गोरा बनाइए, फेयर एंड लवली। आप देखेंगे कि कोका कोला का प्रचार है, कोका कोला के प्रचार में ऐसा दिखाया जाएगा कि कोका कोला पीलेंगे तो आप में अचानक शक्ति आ जाएगी, है ना, आप जो है सबसे डूड और सबसे जो कि है ताकतवर लोगों में गिने जाएंगे, मॉडर्न में गिने जाएंगे। लस्सी पिएंगे तो, शिकंजी पिएंगे तो आप पिछड़ापन की निशानी है। परफ्यूम वगैरह का प्रचार देखिए कैसे आता है, किस प्रकार का आकर्षण उसमें रहता है ना। परफ्यूम अगर आप लगा के चल रहे हैं, 2 शर्ट आपने खोल दिया तो दौड़ती हुई जो है कोई आपसे आके चिपक जाएगी, प्रचार में ऐसे दिखाता है। तो नए लड़कों को लगता है कि यार आजमाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड और कंज्यूमरिज्म को इस प्रकार से युवा के मन में डाल दिया गया कि वो उसका आदी हो जाता है। ये इसका बैड इम्पैक्ट। तो ऐसे बहुत सारे इसके बैड इम्पैक्ट, ठीक है। तो चलिए इसको कल देखते हैं।